10-12 लोग तो कल भी मरे। आज को जो नया अपडेट आया 600 पता नहीं 70 केसेज हैं, कल भी 600 कुछ केसेज थे। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आई एम ऑनलाइन, खामोश हूँ, तुम्हें अटेंडेंस का टाइम दे रही हूँ, प्लीज मार्क योर अटेंडेंस। इंशाल्लाह 3:10 तक हम लेक्चर प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल मार्क योर अटेंडेंस प्लीज।
ओके बेटे, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने कहा था, अटेंडेंस लग गई है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही वो नीचे मेरा मैसेज देख लिया करें कि मैंने अटेंडेंस के लिए टाइम दिया था। और हर बार मैं ये कहती भी हूँ, आई डोंट नो कि तुम छोटे बच्चे हो कि क्या हो कि तुम्हें सीखने में कितना टाइम लगेगा, कि शुरू का टाइम अटेंडेंस के लिए होता है। ओके बेटे, थैंक यू। अब इस तरह है कि मैंने ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया, काइंडली उसको देख लो बेटे तुम लोग। व्हाट्सएप ग्रुप में जो आज मैंने कवर करवाना है वो मैंने सेंड किया है। ठीक है जेनिफर, थैंक यू बेटे। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। कैन यू ऑल हेयर मी नाउ? ओके, थैंक यू हमारा। बेटे एक स्नैपशॉट ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, जरा वो भी देखना। ये कुछ स्नैपशॉट्स में शेयर कर रही हूँ, सो होल्ड ऑन। जो हमने कवर करनी है डेफिनेशंस कहाँ से, ये वाली डेफिनेशंस हमने इनाम दानिश में से कवर नहीं करनी है, इसलिए जरा वेट करो, मैं बताती हूँ ये कहाँ से कवर करनी है। ग्रुप में मैंने मीनवाइल जो पहली स्क्रीनशॉट शेयर की है उसको रीड करो, मैं उसे एक्सप्लेन करती हूँ अभी, रीड करो उसको।
जी बेटे, रीड किया है तुम लोगों ने? ग्रुप में जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, क्या तुमने रीड किया है बेटे उसको? ओके, सबसे पहले बेटे आज दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैं कवर करवाने लगी हूँ, पोटेंसी और एफिकेसी की। तुम्हारे जो एग्जाम्स में उसका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि जरूर पूछा जाता है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और उन फॉलोइंग टर्म्स में एफिकेसी और पोटेंसी का बहुत जिक्र आता है। प्लीज किसी भी किताब से सबसे ज्यादा बेस्ट डेफिनेशन एफिकेसी और पोटेंसी की यहाँ लिखी हुई है, जो मैंने तुम्हारे साथ शेयर की है। तुमने पेपर में यही डेफिनेशन लिखनी है और यही याद करनी है, जो इनाम दानिश वाली है वो नहीं करनी। तो पहले है हमारे पास बेटे पोटेंसी, the dose or concentration required to bring about 50% of the maximum effect of the drug. ठीक है, it depends upon two factors, affinity for receptors and efficiency of the drug receptor interaction coupled to response. यानी कि किसी भी ड्रग की वो कंसंट्रेशन या वो डोज जो मैक्सिमम इफेक्ट का 50% बॉडी में प्रोड्यूस कर सके, उसे पोटेंसी कहते हैं। ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और उन दो फैक्टर्स में एक है हमारे पास एफिनिटी, एफिनिटी फॉर रिसेप्टर्स यानी रिसेप्टर्स के लिए क्या अट्रैक्शन है। दूसरा एफिशिएंसी ऑफ द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन कपल टू रिस्पॉन्स, कि क्या कि जो ड्रग रिसेप्टर जो इंटरेक्शन है, एफिशिएंसी यानी कि ड्रग जब रिसेप्टर के साथ कंबाइन कर गई है तो उसके बाद जो है उसके अंदर कितनी सलाहियत है एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। याद है ना, मैंने करवाया था फुल रिस्पॉन्स, इनवर्स एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट, ये उसकी बात कर रहा है। आगे आ जाती है एफिकेसी। The maximum effect of a drug can produce regardless of the dose. It depends upon three factors. याद रखो, पोटेंसी हमेशा डोज पे डिपेंड करती है, लेकिन जो एफिकेसी होती है वो डोज पे डिपेंड नहीं करती है। That is independent of the dose. ठीक है, उसका डोज से कोई लेना देना नहीं है एफिकेसी का। तो एफिकेसी कहते हैं कि जो मैक्सिमम इफेक्ट एक ड्रग प्रोड्यूस करेगी रिगार्डलेस ऑफ द डोज। अब उसके अलावा नेचर, और ये किन चीजों पर डिपेंड करती है? ऊपर वाली दो चीजों पर डिपेंड करती थी, ये करती है तीन पे। नेचर ऑफ रिसेप्टर, क्या रिसेप्टर की नेचर है, इफेक्टर जिसने कंबाइन करना है उसकी क्या नेचर है, और नंबर ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड, और कितने ड्रग रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बने हैं, ये इन सब चीजों पे मिलके जो है वो डिपेंड करती है। बेटे मैं चाह रही हूं अब जो डेफिनेशन मैंने तुम्हें पढ़ाई है तुम इसको रीड आउट करो, और इसके बाद आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। रीड इट आउट, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू बेटे। अच्छे से पहले इसको रीड आउट करो, पोटेंसी और एफिकेसी की डेफिनेशन को।
डन बेटे, पढ़ लिए? आर यू डन? ओके बेटे, अब मेरा क्वेश्चन गौर से सुनो, इसका आंसर तुमने मुझे रीजनिंग के साथ देना है, ठीक है? एक ड्रग की मैं 50 mg खाती हूँ, एक ड्रग के मैंने खाए 50 mg और उसने अपना 100% रिस्पॉन्स दिया। एक ड्रग के मैंने खाए 500 mg, कितने खाए? 500 mg, उसने भी ड्रग ए के जितना रिस्पॉन्स दिया। दोनों में से पोटेंट कौन सी होगी? मुझे रैशनैल के साथ आंसर आना चाहिए, ए बी करके जवाब ना देना। ड्रग ए के मैंने खाए 50 mg, ड्रग बी के मैंने खाए 500 mg, दोनों ने एक जैसा रिस्पॉन्स दिया, दोनों में से ज्यादा पोटेंट कौन सी है? एंड वाई? तुम्हें कैसे पता चला है ज्यादा पोटेंट है? रीजन के साथ मुझे आंसर चाहिए। यू हैव 2 minutes। अब तक 2 रिस्पॉन्सेज आए हैं, 3 हो गए हैं। क्लास में 19 लोग प्रेजेंट हैं। बेटे जी आर, क्लास में शुरू में 23 लोग प्रेजेंट थे, अब 19 हो गए हैं। इनमें से जो लोग निकल गए हैं उनकी अटेंडेंस कट कर दो, पेज पे उनके नाम कट करके मुझे दोबारा अटेंडेंस रीसेंड, बल्कि ऐसा करो, बार बार ना करो ऐसा, अब ऐसा करो, एंड तक वेट करो। जितने लोग इनमें से निकल गए हैं उसी सफे के ऊपर उनका नाम कट करके मुझे दोबारा सेंड करना, सिर्फ उन्हीं की काउंट होगी जो शुरू से एंड तक है। ये कोई मजाक नहीं है, ये फार्माकोलॉजी है। ठीक है, कीप ऑन आंसरिंग, तुम्हारे आंसर्स आ रहे हैं। अभी तक 3 रिस्पॉन्स है, एक प्राइवेट में, 2 और मुझे औरों के रिस्पॉन्सेस भी चाहिए। मैं सबको पढ़ा रही हूँ, सिर्फ 3 लोगों को नहीं, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें।
ओके, वेरी गुड। तलहा का रीजन सबसे अच्छा था, बाकियों को भी अच्छा था, वेरी गुड तलहा। ड्रग ए, जब एक चीज के 50 mg खाने से मुझे वही इफेक्ट मिल रहा है जो अगली ड्रग के 500 mg खाने से होगा, तो मैं 50 mg वाले खाऊंगी कि 500 mg? याद रखो, मैंने तुम्हें डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट्स का भी बताया था। मैंने बताया था कि बाज औकात कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं जो ड्रग की डोज के हिसाब से बढ़ते चले जाते हैं। यानी अगर ड्रग की डोज बढ़ती चली जाएगी तो साइड इफेक्ट भी बढ़ते चले जाएंगे उसी हिसाब से। इन्हें ऑगमेंटेड साइड इफेक्ट कहते हैं, जो डोज पे डिपेंड करते हैं। तो मैं क्यों ऐसी प्रॉब्लम में पड़ूं? मुझे तो वो ड्रग सबसे अच्छी होगी जिसकी कम से कम डोज से मुझे मैक्सिमम इफेक्ट होगा। और इसका मतलब है ड्रग ए ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा पोटेंट है। पोटेंसी मीन उसकी क्वांटिटी ज्यादा पोटेंट है, उसकी बाइंडिंग ज्यादा अच्छी होगी और वो ज्यादा अच्छा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनिशिएट करके रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी एज कंपेयर टू ड्रग बी। वेरी गुड तलहा। जब हम क्लासेस रेज्यूम करेंगे, यू आस्क मी और यू रिमाइंड मी एक्चुअली, जब भी मेरा बच्चे कोई अच्छा सा जवाब देते हैं तो मैं उन्हें प्राइज देती हूँ। तो इंशाल्लाह 100 रुपीज तुम्हें इसके जवाब के मिलेंगे। तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया है, वेरी गुड। मुझे क्लास में रिमाइंड करवाना जब इंशाल्लाह हम रेज्यूम करेंगे। वेरी गुड। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी ये कवर होगी बेटे। अगली डेफिनेशंस की तरफ मैं आ रही हूँ प्लीज। एफिकेसी और पोटेंसी, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अच्छा बेटे, अब मैं आती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ एक डेफिनेशन और शेयर की है। ये है हमारे पास इडियोसिंक्रेसी की, ठीक है? एक सेकेंड। अच्छा बेटे, this is an uncommon and unexpected drug reaction which may be due to genetic abnormality of the patient. अच्छा बेटे, इडियोसिंक्रेसी एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसकी तुम्हें समझ ना आए। मसलन 100 लोगों को मैंने एक दवाई दी, सब में उसने अच्छा काम किया, अचानक 100 में से कोई 1 या 2% लोग या 1 या 2 लोग ऐसे निकले जिन्होंने ऐसा एबनॉर्मल रिस्पॉन्स दिया जो कि उस ड्रग के साइड इफेक्ट्स के साथ जो था उसका कोई लेना देना नहीं था। अनएक्सपेक्टेड है और अनकॉमन है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब कोई जेनेटिक मेकअप का फर्क हो। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ बेटे। हीमोलिटिक एनीमिया जो है, तुम्हें पता ही है कि आरबीसीज की डिस्ट्रप्शन होना शुरू हो जाती है, हीमोलिसिस होता है। एक ड्रग है प्रिमाक्विन। प्रिमाक्विन एक ड्रग का नाम है जो कि हम एंटी मलेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रग जब हम ब्लैक पीपल को देते हैं, अफ्रीकन, नाइजेरियन वगैरह को, तो उनमें ये हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करती है ज्यादा खतरनाक डिग्री का कि दैट इट कैन लीड टू डेथ। और उन लोगों में इस ड्रग को अवॉइड किया जाता है। क्यों? क्योंकि स्टडी करने पे पता लगा कि ब्लैक पीपल के अंदर एक एंजाइम जिसका नाम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज G6PD-H है, वो नेचुरली इन लोगों के अंदर नहीं होता। और ये वाला एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उस ड्रग की मेटाबॉलिज्म के लिए। तो जब अगर कोई ड्रग मेटाबोलाइज होकर बॉडी से निकलेगी नहीं और खतरनाक हद तक हमारे खून में शामिल हो जाएगी, तो वो ज्यादा हिमोलिसिस करवाएगी विच कैन लीड टू डेथ एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। इसलिए ब्लैक पीपल में इसको अवॉइड करते हैं। यहाँ पे ब्लैक पीपल वाली बात नहीं लिखी हुई, बट मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दी है। इसी तरह हमारे पास एक और ड्रग है ससिनाइलकोलिन, ठीक है? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। स्केलेटल मसल्स रिलैक्सेशन के तौर पर, रिलैक्सेंट के तौर पर यूज की जाती है। बेटे इसका इशू ये है कि इस ड्रग को भी ना एक एंजाइम सूडोकोलिन ईस्ट्रेव जो नॉर्मली हमारी बॉडी में पाया जाता है, इसको मेटाबोलाइज करता है। लेकिन कुछ लोगों में कुदरती तौर पर जेनेटिकली ये एंजाइम नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से उनमें स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन तो होती, नॉर्मल लोगों में होती है, उनमें पैरालिसिस हो जाता है। स्केलेटल मसल ज्यादा देर के लिए रिलैक्स रहते हैं, हम कहते हैं ये पैरालाइज हो गए हैं। ये प्लीज इसको आम वाले पैरालिसिस से कंपेयर ना करना, ये ड्रग रिलेटेड पैरालिसिस है, ठीक है? ये आम वो लकवा नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो बेटे यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो है इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन था
क्योंकि नॉर्मल लोगों में ये साइड इफेक्ट नहीं होते, ये सिर्फ उन लोगों में शो होते हैं जिनके अंदर कोई जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है। प्लीज अब इसको तुम रीड करो और फिर मैं अगली डेफिनेशंस पे चलती हूँ। जी बेटे, कर लिया रीड आपने? ओके बेटे, ग्रेट। अगली डेफिनेशंस पे चलते हैं बेटे। अगली है हमारे पास टेकीफाइलेक्सिस और टॉलरेंस, दोनों टी से शुरू होती हैं, दोनों एक ही चीज, मतलब एक ही फिनोमिनन पर बेस हैं, पर दोनों के फैक्टर चेंज है। क्या चेंज है मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। This is rapidly developing tolerance. Repeated dosing of indirectly acting drugs like ephedrine may deplete the adrenaline stores and the drug may not produce its response. बेटे टेकीफाइलेक्सिस ड्रग के अगेंस्ट टॉलरेंस को कहते हैं, यानी कि तुम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो लेकिन ड्रग अपना कोई इफेक्ट शो नहीं कर रही, ड्रग ने जो है वो ड्रग के अगेंस्ट बॉडी ने टॉलरेंस डेवलप कर ली है, तो हम कहते हैं टेकीफाइलेक्सिस हो गया है। बेटे टेकीफाइलेक्सिस रैपिडली डेवलपिंग है, यानी कि फौरन से डेवलप हो जाती है ये टॉलरेंस। फर्ज करो कि बार बार हमने कोई ड्रग खाई है एफेड्रीन,
ये इनडायरेक्टली एक्टिंग और डायरेक्टली एक्टिंग भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी क्या होती है, ये भी आगे जाके पूरी फार्माकोलॉजी से भरी हुई है। बस अभी जहन में रखो कि ये एक ऐसी ड्रग है एफेड्रीन जो डायरेक्टली एक्ट नहीं करती है, इनडायरेक्टली एक्ट करती है। और क्या करती है कि जो हमारे एड्रीनर्जिक स्टोर्स हैं, जिन्होंने एड्रीनलिन को स्टोर किया हुआ है, ये उसको क्या कर देती है, डिप्लीट कर देती है, यानी कि एड्रीनलिन को एड्रीनर्जिक स्टोर्स में से खत्म कर देती है। जब ये उसको खत्म कर देती है तो ड्रग फिर वैसे अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती जैसे कि नॉर्मली प्रोड्यूस करती है, तो हम कहते हैं कि टेकीफाइलेक्सिस हो गया है। अब जरा टॉलरेंस पे आओ। टॉलरेंस इज अनयूजुअल रेजिस्टेंस टू ordinary dose of the drug owing to changes in the receptor due to receptor phosphorylation, desensitization or receptor internalization, like in the case of morphine. Its administration for prolonged period leads to ineffectiveness of the same doses to produce the same response. बेटे फर्क याद रखना, टेकीफाइलेक्सिस में भी ड्रग के अगेंस्ट बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप करती है, टॉलरेंस में भी रेजिस्टेंस डेवलप करती है। दोनों में फर्क क्या है कि टॉलरेंस लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जब होता है ड्रग के अगेंस्ट तब होता है, टेकीफाइलेक्सिस इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता, रिपीटेड डोजेस खाने से शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर टेकीफाइलेक्सिस होता है, जबकि टॉलरेंस लॉन्ग टर्म, टॉलरेंस में कुछ महीने कुछ साल लग सकते हैं। टेकीफाइलेक्सिस जो है वो ड्यूरेशन की बेस पर हम उसको नहीं कहते हैं, हम उसको बस ये कहते हैं कि रिपीटेड एडमिनिस्ट्रेशन करने से इस पे कोई महीने या साल नहीं लगते, जल्दी टॉलरेंस डेवलप हो जाती है ड्रग के अगेंस्ट। अब टेकीफाइलेक्सिस मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया, टॉलरेंस में क्या है। टॉलरेंस असल में ऐसा होता है, तुमने देखा होगा तुम एक ड्रग की डोज खाते हो, उससे पहले तुम्हें फर्क पड़ता है, फिर तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें डबल स्ट्रेंथ खानी पड़ जाती है क्योंकि बॉडी उसकी आदी हो जाती है। तुम कहते हो मैं तो सालों से यही ड्रग खा रहा था, इफेक्ट होता है, अब होना बंद हो गया। बंद होना इसलिए हो गया है कि उसने बॉडी ने टॉलरेंस डेवलप कर ली है। जैसे तुम्हें एक खाना कोई बार बार दिया जाए, यू गेट बोर्ड आउट ऑफ इट ना, और टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, वही चीज। अब होता क्या है यहाँ पर, वो रिसेप्टर जिसके साथ ड्रग ने जाके कंबाइन करना होता है, जो कि सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं, वो बाजूका सेल के अंदर चले जाते हैं किसी भी वजह से। अब ड्रग को कंबाइन करने के लिए उतने रिसेप्टर नहीं मिलते, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फेट ग्रुप एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो एंटर हो जाता है रिसेप्टर के साथ, रिसेप्टर की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। लो जी, अब ड्रग जो है वो रिसेप्टर के साथ आकर कंबाइन नहीं कर सकती ड्यू टू फॉस्फोराइलेशन या डीसेंसिटाइजेशन। पहले जो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सेंसिटिविटी, वो रिएक्शन डेवलप होता है, अब वो डीसेंसिटाइज हो जाता है। अब वैसा रिएक्शन या वैसा कॉम्प्लेक्स डेवलप नहीं होता जिसके अगेंस्ट ड्रग वैसे रिस्पॉन्स नहीं करती, और हम कहते हैं कि टॉलरेंस डेवलप हो गई है। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस भी मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। अब तुम खुद इससे पढ़ो ताकि कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सको। स्टार्ट रीडिंग नाउ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम क्वाइट फॉर द मोमेंट, होपफुली इस बार कोई ना आए मैसेज के आवाज नहीं आ रही।
फैसल, अगर तुम लेट आओगे तो तुम्हारी अटेंडेंस क्यों होगी? तुम टाइम पे आए थे? जेनिफर, फैसल टाइम पे आया था? फैसल टाइम पे आया था बेटे? जेनिफर, फैसल क्लास के एंड में अगर कोई आए और ये कहे कि अटेंडेंस लगा दो, नॉट एक्सेप्टेबल. Why you are a bit late? You don't have to be late बेटे. This is just not acceptable. आज अटेंडेंस नहीं लगेगी, नेक्स्ट टाइम जब टाइम पे आओगे तभी मार्क होगी, वरना नहीं. ये क्लास का रूल है एंड यू हैव टू फॉलो इट. मैंने जो पढ़ने के लिए कहा था वो सबने पढ़ लिया है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी के जहन में? एवरीथिंग इज क्लियर बेटे? ओके ग्रेट बेटे, यहीं पे खत्म करेंगे. 2 लेक्चर्स और होंगे और तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 इंशाल्लाह वाइंड अप हो जाएगा. ये सबसे लंबा चैप्टर है बुक का, और भी हैं अभी लंबे 2-3, लेकिन ये वन ऑफ द कह लो कि ह्यूज चैप्टर्स जो तुम्हारे सिलेबस में है उसमें से है, और इसका समझना बहुत जरूरी है, क्लियर होना. यहाँ पे मैं आज का लेक्चर वाइंड अप करती हूँ. सी यू टुमारो एट 3 o'clock. जो पिछला पढ़ा है उससे अच्छे से रिवाइज करो. बेस्ट ऑफ लक. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ बेटे. अल्लाह हाफिज.